जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। सहस्त्रों वर्षों की गुलामी, कितने सालों से हम ये लाइन जो है वो सुनते आ रहे हैं कि 800 सालों से भारत गुलाम रहा। पहले मुसलमानों का, इस्लाम का, मुगलों का, तुर्कों का, ये सब नाम आते हैं, मिर्चों का, उनका गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। ये गुलाम रहना किसको कहते हैं? ये जो गुलाम होता है वो तो आपके लिए कंबल बिछाता है, चद्दर बिछाता है, दरी बिछाता है। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है दरी बिछाने वाला, वो आपका गुलाम होता है। आप उसको कभी लौंडा बनाते हैं, कभी लौंडी बनाते हैं, कभी ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो जितना संघर्ष हमारे इस देश में हुआ, क्या वो संघर्ष इतना आसानी से हो पाता? क्या वो गुलामों ने किया, गुलामों के द्वारा किया गया संघर्ष था? ये तो कभी नहीं बोला जाता कि गुलामों के द्वारा किया गया संघर्ष था। एक गुलाम थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक गुलाम थे महाराणा प्रताप, और गुलामों ने संघर्ष किया। क्या वाकई में भारत कभी गुलाम रहा है, या फिर ये भी एक नैरेटिव है जो हमें बचपन से घर करा दिया गया है कि आप गुलाम रहे हैं, आप हमेशा पिटते रहे हैं? थोड़ा बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर उसके बाद में आपको पीटा गया, आपको काटा गया, आपको मारा गया। हिंदू तो बड़ी कायर कौम है, कहते हैं। इस तरीके की बात आती है कि साहब गांधी जी ने कहा था कि हिंदू सबसे बड़ा कायर है। तो ये जो शब्द हमारे दिमागों में घुसाए गए हैं, वो क्या इसलिए घुसाए गए हैं जिससे कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपने गौरव परंपरा को भूल जाएं, हम अपनी वंश परंपरा को भूल जाएं, कुल परंपरा को भूल जाएं, अपने वीरत्व को भूल जाएं, केवल नाम के बड़े महाबली हनुमान, राम, कृष्ण ऐसे रह जाएं, बाकी हमारे अंदर से स्वत्व का भाव जो है वो मिट जाए। कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत, ये एक सत्य है। और इस सत्य को एक अपनी पुस्तक के माध्यम से रेखांकित किया प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने। बहुत प्रसिद्ध उनकी ये पुस्तक है, और मैं चाहूंगा कि हम सभी इस पुस्तक को अमेजन वगैरह पर आपको मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देने की भी। ये एक श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत। और हर सप्ताह इसका एक एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, और आप जानेंगे इसके माध्यम से कि भारत की प्रभुता क्या है, भारत की वीरत्व क्या है, भारत का शौर्य बलिदान क्या है, वो परंपराएं क्या है, और कैसे हम उस नैरेटिव को बदल सकते हैं। लेकिन हमें जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आपको पूरी तरीके से अवश्य देखनी चाहिए। एक चेतना के अच्छे स्तर पर पहुंचकर के इसे देखनी चाहिए, फिर लोगों तक इसके बारे में बात करनी चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य भी है। आप सभी से निवेदन, हर बार की तरह से, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस तरीके की श्रृंखलाएं लगातार हम क्रमबद्ध तरीके से और बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, कुछ नवाचार आपके समक्ष करते रहें। 600 करीबन कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों को, एक एक कार्यक्रम को 10-10 मिनट के कैप्सूल्स में बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें। इसके लिए एक टीम बनाए, और इन सब के लिए जो आर्थिक सहयोग लगेगा वो आपके माध्यम से ही पूरित होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन कि आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार निधीश जी, बहुत अच्छे हैं। मित्रों, जम्मू टॉक्स के सभी दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन है, और निधीश जी का बहुत ही साधुवाद कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की है। हमें आशा है कि आप में से हर एक अपने इतिहास को जानने की कोशिश गंभीरता से करेगा। या तो इतिहास के विषय में कुछ जाने ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जाने तो प्रामाणिक रूप से जाने, बजाय इसके कि इतिहास के नाम पर कुछ गप्पों को, झूठ को और अपने भीतर हीनता और ग्लानि जगाने वाली बातों को इकट्ठा कर ले और अपने ही शूरवीर, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, तपस्वी, अद्वितीय, बलवान, सदा ही विजयी रहे महान पूर्वजों की निंदा करे। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोग नरक में जाते हैं और अगला जन्म उनका बहुत ही अधम योनि में होता है। तो ये पाप भारत में सरकारों ने हर भारतीय नागरिक को ये पाप करने की प्रेरणा दी है कि वो अपने ही वीर, तेजस्वी और यशस्वी पूर्वजों को गाली दे और उनके प्रति हीनता का भाव रखे। ये हमारे शासन का बहुत ही अधम पक्ष रहा है। जहाँ सरकारों ने कुछ अच्छे काम किए हैं उसके लिए हमें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए, और भारतीय
विशेषकर हिंदू हर अच्छे काम की प्रशंसा करते भी हैं शासन के, वहीं ये सभी पार्टियों की सरकारों का बहुत ही अधम, बहुत ही निंदनीय काम रहा है कि अपने महान वीर तेजस्वी यशस्वी पूर्वजों को अकारण गुलाम और गए गुजरे और आपस में लड़ने वाले जाने क्या क्या प्रचारित किया है। तो इसके स्थान पर हम सत्य की उपासना करें। सबसे पहले भगवान कृष्ण का स्मरण करके ये श्रृंखला हम प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र स्मरण के साथ हम लोग ये श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग अपने सच्चे इतिहास को जानने के लिए जम्बू टॉक्स यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़िए। नीतीश जी उसका लिंक हर बार देते ही हैं। और अगर आपको लगता है कि ये पवित्र ज्ञान यज्ञ हमारी स्मृति को जीवंत करने वाला, हमें अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा सिखाने वाला है, तो अवश्य इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कीजिए, ग्राहक संख्या भी बढ़ाइए, इसकी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, सब प्रकार से सहयोग देने की सोचिए। तो इस विषय में हमारी 2 पुस्तकें हैं। दुर्भाग्यवश दोनों में से कोई अभी अमेजन पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें ज्यादा उसकी जानकारी नहीं प्राप्त की। लेकिन ये पहला प्रकाशन है जो मध्य प्रदेश शासन की ही एक संस्था है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इससे प्रकाशित है। भारत 1000 वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक भ्रमजाल। इसका भी एक इतिहास है बड़ा रोचक। ये जो पहली पुस्तक हमने दी थी, इसका शीर्षक हमने दिया था कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। और जो इसके प्रकाशक थे वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो अध्यक्ष थे, वो एक बहुत ही देशभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों से जुड़े, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध और विद्यानुरागी माने जाने वाले सज्जन थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा शीर्षक है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसे कैसे कह दें कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। हम सब लोग तो संघ के शाखा में और संघ स्थल में रोज ही ये दोहराते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी, सैकड़ों वर्षों की पराधीनता, तो मैं कैसे छाप दूं। तो मैंने कहा भाई, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने ये तो कहीं नहीं लिखा है कि लेखक के जो विचार हैं वो प्रकाशक और अकादमी के भी विचार हैं, आप लेखकों के विचार छापते हैं। मैंने हमारी जो साथ की लेखिका है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, उनसे बताया। मैंने बताया कि ऐसे में सचमुच लगता है कि ऐसी कोई पुस्तक, इसीलिए मुझे लिखने में झिझक हो रही थी कि हम लिख तो देंगे, सत्य लिखेंगे, पूर्णतः सत्य लिखेंगे, लेकिन अभी ऐसा देश में वातावरण है कि लोग मानेंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे। तो उन्होंने पहले तो मुझे सुनाया कि भाई आपको तो हम बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मानते थे, और आप भी इतने कायर निकले कि आप सत्य लिखने में झिझक रहे हैं। खैर, उनके कहने पर मैंने मुझे लगा कि अरे मैं तो सचमुच कायरता दिखा रहा हूँ, तो मैं तैयार हो गया। लेकिन फिर इन्होंने शीर्षक बदल दिया, तो केडिया जी ने कहा कि मैं अपनी पुस्तक वापस लेती हूँ, आप या तो मेरा नाम हटाइए या तो पुस्तक वापस लीजिए। पहले वो इसका और कोई अजीब सा विचित्र सा नाम दे रहे थे, गोलमोल जैसा आदत होती है आज हमारे हिंदू संगठनों की, कि नहीं नहीं कुछ ऐसा दीजिए कि जिससे लगे कि हम गुलाम तो थे लेकिन वगैरह। तो अब 2 ध्रुव थे। इंडिया जी कह रहे थे कि कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, यही नाम जाएगा, और वो सज्जन ऐसे गोल गोल नाम बता रहे थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। फिर बहुत समझाने के बाद ये सब बीच का रास्ता निकाला कि भाई कम से कम शीर्षक में ही ये तो रहे कि 1000 वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक भ्रमजाल है, ये कोई स्वदेशी सत्य नहीं। तो ये उन्होंने दिया। ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रकाशन है। इसके लेखक प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी और हम हैं, और इसको लिखने को मैं तैयार हुआ, इसके लिए सारा ही श्रेय प्रोफेसर केडिया जी को है, क्योंकि मैं भी जानता था कि हमारे हिंदू संगठन तो इसमें बहुत ही डरते हैं, और मुझे लगता था कि
आत्मज्ञान की साधना करनी है, योग की साधना करनी है, तो वो तो अकेले करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें देश समाज के विषय में समाज को साथ लेके करना चाहिए। तो जब तक समाज तैयार नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए। लेकिन उनके कहने से लिखा और फिर मुझे बड़ी आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई कि इसका तो समाज में भरपूर स्वागत हुआ। हजारों प्रतियां बाद में हम लोगों के द्वारा ही, हमने जहां जहां भाषण दिया तो वहां ऐसी लाइन लग जाती थी पुस्तकें लेने वालों की। तो इससे लगा कि नहीं, समाज तैयार है। लेकिन ये जो 19वीं और 20वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदुओं के नाम से बने संगठन हैं, जो ब्रिटिश पीरियड में बने हुए संगठन हैं, 1947 से पहले, कोई 1850, 60, 70, 80 में बना, कोई बाद में 1925 में बना। तो ऐसे सब संगठनों के भीतर वो हीनता है, ये दीनता आ गई है। क्यों आ गई है ये समझ नहीं आता। खैर, हमें संतोष नहीं हुआ तो हमने फिर इसको सीधे नाम से भी छापा, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। ये भी अमेजन पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारा प्रकाशक जो है वो बेचारा कुछ संकोची है या आलसी है। अब तो वो प्रकाशक का देहांत भी हो गया। पहले हमने इसको पहले पहल प्रकाशन से छापा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद इसको साहित्य संगम नया 100 लूकरगंज प्रयाग से छापा, साहित्य संगम इलाहाबाद से। लेकिन वो जो चतुर्वेदी जी थे, उनका भी अभी कुछ समय पहले असमय निधन हो गया, और अभी शायद उनके कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए अमेजन पे ये पुस्तक उपलब्ध नहीं। लेकिन आप में से जिसे चाहिए वो निधीश जी को लिख सकते हैं, मुझे भी लिख सकते हैं। तो हम इसके भेजने का, हमारे पास लगभग 100 प्रतियां हैं सुरक्षित, तो हम उनके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब इस पर बात करते हैं, जो मूल विषय। तो दो तरीके हैं। एक तो जो सामान्य तरीका है कि भाई भारत का प्राचीन इतिहास वहां से शुरू करें, फिर बताएं कि जिसे मुस्लिम काल कहा जाता है उस समय भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी, और फिर ब्रिटिश काल पर आए। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है जो मैंने पसंद किया इस व्याख्यान माला के लिए विशेषकर। पुस्तक तो हमने इसी तरह लिखी है कि पहले प्राचीन इतिहास के तथ्य दिए हैं, फिर तथाकथित मुस्लिम इतिहास के तथ्य दिए हैं, और सबसे अंत में ब्रिटिश भारतीय तथ्य दिए हैं, जिसे ब्रिटिश भारतीय काल कहा जाता है उस समय के तथ्य दिए हैं, और फिर विश्लेषण किया है। सब में वही निष्कर्ष निकालता है कि कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। लेकिन इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने ये तय किया है कि दूसरी दिशा से चलेंगे, यानी जो सबसे निकट की अवधि है, जिसके बारे में लगभग सब लोग निश्चिंत ही हैं, और कई बड़े बड़े वक्ता निकल आते हैं, भारतीयतावादी, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रभक्त, जो भाषण देते हैं, और वो देश भर में लोकप्रिय इसी आधार पर हो जाते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे गुलाम बनाया, हम ऐसे गुलाम रहे, वास्को डिगामा जिस दिन से आया कालीकट उस दिन से हम गुलाम हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने लगी तब से गुलाम हो गए। तो इधर से चलते हैं। निकट का तथ्य जो बिल्कुल अभी का है, जिसके विषय में कोई भ्रांति होनी ही नहीं चाहिए, उसके विषय में भ्रांति क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे तो, और कैसी विचित्र भ्रांति है ये भी समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे तो शुरू करते हैं तथाकथित ब्रिटिश काल से। तो सभी जानते हैं ब्रिटिश काल जिसे हम कहते हैं वो कहां से शुरू हुआ। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग जो आए, वो कैसे थे, उनके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन उसका सबसे अच्छा उपाय है कि उस समय इंग्लैंड की और यूरोप की क्या दशा थी। सचमुच इंग्लैंड क्या इस लायक था कि वो भारत पर आक्रमण करता और इसे कब्जा करता, या वहां के लोगों की वास्तविक दशा क्या थी? इसे जानने के लिए आप सभ्यता अध्ययन केंद्र का, यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन या सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडी, सभ्यता अध्ययन केंद्र का एक यूट्यूब चैनल है। उसमें प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के 7 व्याख्यान हैं, वो यूट्यूब वीडियो के रूप में उपलब्ध है, उनको सुन लीजिए कृपा करके कि वास्तव में इंग्लैंड की क्या स्थिति थी और यूरोप की क्या स्थिति थी। इससे आपको पता चल जाएगा। तो पता चलेगा कि वो कैसे भूखे, कंगाल, बदहाल,
रोगग्रस्त, भयंकर रोगों से ग्रस्त, दीनहीन दशा में पड़े हुए, अधिकांश लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन के लिए कैसी कैसी दुर्गति कर रहे हैं, ऐसा एक समाज है। ऐसे दीनहीन समाज को ये कहना कि उसने बड़ी योजना बना के भारत जैसे महान देश को गुलाम बना लिया, कितनी लज्जा की बात है। तो जो लोग इस गुलामी की बात करते हैं वो कितने लज्जास्पद हैं, किस तरह उन्हें सामान्य, अगर वो नास्तिक हैं, केवल इसी जीवन में विश्वास करते हैं, ईसाई और मुसलमान संस्कार उनके भीतर गहरे घुस गए हैं, तो भी उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर वो हिंदू संस्कारों वाले हैं तो उन्हें बहुत डरना चाहिए, उनको कुछ यज्ञ और अन्य पवित्र कर्मों के द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये तो महापाप है। अपने पूर्वजों की निंदा, देश के विषय में झूठ बोलना, धर्म के विषय में झूठ बोलना, ये ऐसा पाप है कि उनका नरकवास निश्चित है और अगला जन्म बहुत ही निचली योनि में होगा। तो बहुत ही, और पुनर्जन्म तो वास्तविक सत्य है। जो लोग हिंदू हैं, सचमुच के जो हिंदू हैं, वो जानते हैं कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता है। तो आप अपने आप को बड़ा भारी राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त और कुछ भी कहते हो, आपका नरक में जाना सुनिश्चित है और आपका अगला जन्म बहुत ही निचली योनियों में होगा, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार निश्चित है। इसलिए उनको अपने इस पाप का, भारत को एक दिन के लिए भी गुलाम बताने वाले पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तब यहाँ इस समय जो देश में भगवान की कृपा से 2014 से बहुत सुंदर वातावरण बना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, उनके भगवान की कृपा से भारतवर्ष में बुद्धि की चेतना के और बुद्धि के जागरण से बहुत सुंदर वातावरण बना है, करोड़ों लोग उनके प्रशंसक हैं। तो वो तत्काल प्रश्न करेंगे कि फिर मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, तो क्या आप उसके विरोधी हैं? क्या कोई आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है? मैं भी नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूँ और मैं कैसे उनका विरोध करूंगा, लेकिन उसकी व्याख्या मैं अलग करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई उस आजादी का एक सीमित अर्थ है कि जैसे कोई अचानक किसी समय हमारे घर आए हमसे कुछ मांगने, फिर छल बल से कुछ समय के लिए कहे कि यही हमारा घर है, वहां कब्जा कर ले और कहे कि तुम हमारे अधीन रहो। कुछ इस तरह की स्थिति थोड़े से वर्षों के लिए हुई, पूरी तरह वो भी नहीं हुई, पूरे देश में एक हिस्से में हुई। घर के एक कोने में उसने कब्जा जमा लिया या आधे घर में कब्जा जमा लिया, फिर हमने युक्ति से उसे मार भगाया। समझ लो उसने हमारे कुछ लोगों को, हमारे परिवार के जो कई सदस्य हैं उनमें से 3-4 सदस्यों को, 12 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, जकड़ दिया। तो उससे जब उसको हम भगाएंगे तो उनके जो बंधन खोलेंगे, उसे आजादी कह सकते हैं कि भाई इसने बांध लिया था तो हम उससे आजाद हो गए। यानी डकैतों, चोरों, लुटेरों के द्वारा धोखे से, छल से बांध दिए गए हमारे एक हिस्से को मुक्त कर दिया गया। उस अर्थ में आजादी का अमृत महोत्सव बताते हुए अगर इतिहास का सच्चा वर्णन करें तो वो अच्छी बात होगी, वो कोई निंदा की बात नहीं होगी, वो फिर नरक में ले जाने वाली नहीं होगी, वो आपको शक्ति देने वाली, प्रकाश देने वाली होगी। और इतिहास का लक्षण भी भगवान वेद व्यास ने यही बताया है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में क्या कहा है इतिहास का? महाभारत के आदि पर्व में प्रथम अध्याय में ही इतिहास की विशेषता बताई है। तो इतिहास का कार्य भी यही है। अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विशेषतः, अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विशेषतः ज्ञानाञ्जन शलाकाभिः नेत्रोन्मीलन कारकम् धर्मार्थ काम मोक्षार्थैः समासभ्यास कीर्तनैः तथा भारत सूर्येण नृणाम विनीतम तमः इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिना लोक गर्भग्रहं कृष्णम यथावत्तम प्रकाशितम। भगवान वेद व्यास क्या कहते हैं? लोक में कई बार अज्ञान का अंधकार छा जाता है। अंधकार का अज्ञान छा जाने पर लोग विपरीत चेष्टाएं करते हैं, विकृत चेष्टाएं करते हैं और विकल बुद्धि होकर विचित्र विचित्र चेष्टाएं करते हैं। जैसे इस समय भारत में कुछ लोग कह रहे हैं हम गुलाम रहे, हम ये रहे, हम ये बुराई। तो अज्ञान रूपी अंधकार के छानने से लोग विचेष्टा करने लगते हैं, विकृत चेष्टा, विपरीत चेष्टा, विकल बुद्धि चेष्टाएं करते हैं। इतिहास क्या करता है? इतिहास इस प्रकार की रतौंधी और दिनौधी, माने दिन को भी अंधे हैं, रात को भी अंधे हैं, इनसे दोनों से पीड़ित लोगों की आंखें
ज्ञान रूपी अंजन से खोल देता है। और करता क्या है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऐतिहासिक संदर्भों का कहीं विस्तार से, कहीं संकेत रूप में वर्णन करता है। तब भारत का सूर्य लोगों के समक्ष चमकने लगता है और अंधकार का विशेषतः हनन हो जाता है। तब इतिहास की ये जो प्रदीप ज्योति है, ये लोक चित्त में छा गए मोह के आवरण को नष्ट कर देती है, उसे ज्ञान बल के द्वारा, ज्ञान वज्र के द्वारा समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। और लोक चित्त रूपी संपूर्ण गर्भगृह, जैसे मंदिर का गर्भगृह होता है, ऐसे ही भगवान वेद व्यास ने लोक चित्त के की उपमा भी गर्भगृह से दी है कि लोक चित्त रूपी गर्भगृह ज्योति से जगमगा उठता है, जैसे मंदिर में गर्भगृह में आरती के समय ज्योति जल उठती है ना। तो इतिहास का काम है लोक चित्त में इसी प्रकार ज्ञान की ज्योति जला दे। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, इस श्रृंखला के द्वारा भी यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छा है जो सबसे निकट का काल है उसको लें, क्योंकि उससे भले मोह का कितना भी अंधकार छाया हुआ है, पर उसके विषय में बहुत सारे संकेत, बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। तो उनको अगर हम लें तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपने मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि सरकारों ने, सभी पार्टियों की सरकारों ने कोशिश की है कि आपको सच नहीं पढ़ाया जाए, आपको ऐसा ही पढ़ाया जाए। क्यों ऐसा कोशिश की है, इस पर व्याख्यान माला के बीच में और फिर अंत में विशेषकर प्रकाश डालेंगे कि हमारी सभी पार्टियां भारत के सर्वसाधारण को उसके पूर्वजों के विषय में झूठ क्यों पढ़ा रही हैं, उसका कारण बताएंगे। तो इसके कारण क्या है, बहुत अंधकार छाया है। फिर भी स्वयं उनके द्वारा ही, जैसे आधुनिक लोग जो भारत को गुलाम बताते हैं, उन्हीं के द्वारा कई फिल्में बनती हैं। जैसे अभी रानी झांसी फिल्म आप लोगों ने धारावाहिक देखा होगा, तो उसमें क्या दिखाते हैं अंग्रेजों को। अब वो बनाने वाला कोई इतिहास का विद्वान नहीं है, इतिहास का ज्ञाता नहीं है, आधुनिक शिक्षा से पीड़ित है, जिसे मैं यूरो इंडियन कहता हूँ, यूरंडपंथी हिंदू है। वो भारत के विषय में ऐसी ही मिथ्या ग्लानिपूर्ण बातें रखता है, मानता है। लेकिन फिर भी क्या दिखाते हैं आप देखिए उस फिल्म में, तो अंग्रेज जो आते हैं, जो उनके साथ छल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, दगाबाजी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, नमक हरामी करते हैं, वही अंग्रेज सामने क्या करते हैं, आदाब करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, अधीनस्थ की। ये तो स्वयं जो आधुनिक बुद्धि वाले लोग हैं, जो आधुनिक शिक्षा के कारण जिनका चित्त भ्रमित और विकल है, वो भी जब फिल्म बनाते हैं तो इतना दिखाना पड़ जाता है ना कि रानी झांसी को भी पहले वो अभिनंदन करते हैं, झुकते हैं। उसमें ठीक है मुस्लिम तर्ज में दिखा दिया है, या कहीं सल्यूट करते दिखा दिया है, कहीं सीधे। वस्तुतः वहां हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता था भारतीय राजाओं के सामने। महारानी लक्ष्मीबाई के सामने ये सारे कमीने लोग जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। और इतना सबको आता है, जिससे व्यापार करना है। चीनी भाषा सबसे कठिन है, सबको पता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी व्यापार करने जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, गलत कह गया, क्षमा कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भी व्यक्ति चीन में अपना व्यापार करने जाता है, अपना बाजार, अपनी दुकान, अपना धंधा पानी फैलाना चाहता है, वो चीनी भाषा सबसे पहले सीखता है। तो उनको यहाँ कुछ अपना कारोबार करना था, तो यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की प्रथाएं, सबसे पहले उन्होंने उसी का अध्ययन किया जितना उनके संभव था। तो वो सब काम चला, वो हिंदी सीख लेते थे और बाकायदे नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। जो फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं वो इसलिए कि मुसलमानों का कला, साहित्य और संस्कृति में, भाषा और समाचार पत्रों में और यूट्यूब और अपने चैनल्स में बहुत ज्यादा मुस्लिम लेखक, मुस्लिम संवाददाता और मुस्लिम प्रचार का बहुत चित्त में प्रभाव हो गया है। तो लोग जो है मंदिरों के विषय में भी यही कहते हैं कि हमने तो वहाँ क्या है, कुछ उसी तरह की बात करते हैं कि जैसे कि कोई आदाब करने जा रहे हों मंदिर में, या बहुत हुआ तो मत्था टेकने कहते हैं। लेकिन सीधे हम साष्टांग प्रणाम नहीं कहते, ढूक देना भी नहीं कहते, जो कि देशी भाषा है। उसकी बजाय ज्यादातर उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह उन्होंने ऐसे आदाब आदाब दिखाया। सच्चाई ये है कि भारतीय राजाओं के सामने ये लोग प्रणाम करते थे हाथ जोड़ के। एक दूसरा है कि जब बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया,
वो मुकदमा क्या था ये अभी हम बताएंगे। मुकदमा भी झूठा था, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें कैसे फंस गए उसका उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि साहब बहादुर शाह जफर ने एक आदेश जारी किया था कि ये जो फिरंगी हैं इनको उखाड़ फेंको, है ना। फिरंगियों ने जगह जगह जो अपने अड्डे बना लिए हैं इनको उखाड़ फेंको। तो ये जो है राजद्रोह था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम ही भारत के शासक। इस पर 1857 के बाद जब ब्रिटिश शासन आ गया तब मुकदमा चला, और उसमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त अंग्रेजों के प्रति आदर भाव रखने वाले वकीलों ने बहस की। लेकिन क्या बहस की, बहुत अच्छी बहस की। उन्होंने कहा कि साहब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कारोबार कर रही थी उसका आधार क्या था। तो उन्होंने कहा इसका आधार ये था कि स्वयं बादशाह ने इनको अनुमति दी थी, यानी बहादुर शाह जफर की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, और बोली कि हम अपने व्यापार की रक्षा के लिए हमने रक्षा टुकड़ियां रखी हैं, जिनको वो आर्मी और बाद में इंडियन आर्मी कहने लगे। उस शुरू में तो ये सब नाम नहीं था। अपने रक्षक दल रखे हैं और उसके काम में रोक डाली इन लोगों ने, इसलिए हमने इनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो वो उस ब्रिटिश अदालत में भी तत्काल ही वो आरोप खारिज हो गया कि इनको राजद्रोही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी आज्ञा से ही तो तुम व्यापार कर रहे थे। यानी ये ब्रिटिश अदालत में ब्रिटिश कानून के जानकार भारतीयों ने ये पक्ष रखा, और उसको ब्रिटिश अदालत को मानना पड़ा कि हाँ भाई, बहादुर शाह जफर के आदेश से आप व्यापार कर रहे थे, उनके अधीनस्थ आप थे। तो जिसने आपको व्यापार करने की अनुमति दी, उस आदेश का जिसको अधिकार था, उसको ये आदेश का भी अधिकार था कि इनको हटा दो। तो बहादुर शाह जफर तुम्हारा मालिक था, इसलिए तुम उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाने के अधिकारी नहीं। ये तो स्वयं अंग्रेजों ने माना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अलग 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 मुगल जागीरदारों, जिनको वो बादशाह कहते थे, जो कभी बादशाह नहीं थे बेचारे, बहुत ही छोटी हैसियत के थे, मुगल जागीरदारों और कहीं कहीं हिंदू राजाओं की कृपा से, उनकी अनुमति से, कहीं उनकी मुनीम बनकर, कहीं उनके अधीनस्थ कोई अन्य समूह बनकर, कहीं उनकी अनुमति से कारोबार करने वाली कंपनी बनकर व्यापार कर रहे थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो अभिलेखीय साक्ष्य है, ये स्वयं उनके द्वारा साक्ष्य है। तो जब 1857 तक स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह रही है कि हम साहब व्यापार क्यों कर रहे हैं भारत में, क्योंकि हमको फलाने बादशाह ने, ठिकाने राजा ने, अमुक रानी ने अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है? जब पूछा जाता है कि तुम हिंदुस्तान में किस हैसियत से हो, तुम होते कौन हो, बाहर से आकर यहाँ व्यापार करने वाले कौन हो तुम, तुम्हारा क्या अधिकार है? उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने जीता है, ये जमीन हमारी है। उन्होंने कहा साहब हमको अमुक बादशाह ने, अमुक राजा ने, अमुक रानी ने ये इजाजत दी है। लिखित पत्र लेते थे वो, ये भी नहीं कि मौखिक है, क्योंकि उनको डर था कि कभी भी बदल सकते हैं ये, हमारी नीचता से, हमारे टुच्चेपन से, हमारी नमक हरामी से, हमारी कृतज्ञता से, हमारी अमानवीयता से, हमारी क्रूरता से, हम इतने नराधम हैं, व्यापार के किसी नियम का पालन नहीं करते, तो ये बदल जाएंगे। तो वो लिखित ले लेते। तो सदा उन्होंने कहा ये हमारे पास लिखित अनुमति है, अमुक मुगल बादशाह की, अमुक राजा की, अमुक रानी की लिखित अनुमति है कि हम व्यापार करेंगे। जो हस्तक्षेप भी करते थे तो ऐसे ही कोई कागज उनसे लिखवा लेते थे, फिर उनको जाल फरेब में फांसते थे कि देखिए आपने ये लिखा था, अब आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम आपके विरुद्ध फलाने दूसरे राजा की सहायता लेके ये कर रहे हैं। किसी भी भारतीय राजा या भारतीय जागीरदार मुगल के विरुद्ध अंग्रेज सेना तो नहीं लड़ी ना। अपने किसी न किसी हिंदू राजा, हिंदू मित्र राजा या मुस्लिम मित्र नवाब की सहायता से ही उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ, उनको साथ लेकर और स्वयं उनके पीछे रहकर कि ये लड़ रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं, सारे युद्ध हुए।
तो युद्ध के समय भी ये हिंदू राजाओं अथवा मुस्लिम जागीरदारों के अधीनस्थ हैं। व्यापार के समय भी ये हिंदू राजाओं या मुस्लिम जागीरदारों के अधीनस्थ हैं। ये उनका स्वयं का कथन है, अभिलेखीय साक्ष्य है, प्रमाण है। तब 1857 तक मुस्लिम जागीरदारों, हिंदू राजाओं और हिंदू रानियों की अनुमति से व्यापार करने वाली अथवा कभी कभी उनसे मुनीमी या दीवान के अधिकार लेकर लगान आदि वसूली के नाम पर अत्याचार करने वाली कंपनी को भारत का शासक कहने वाला नराधम कौन है, उसको पहचानिए। वह कौन पापी है, वह कौन नराधम है, वह कौन नीच है, वह कौन दुष्ट है, वह कौन मृत्युदंड के योग्य अपराधी है, जो भारत के मुस्लिम जागीरदारों और हिंदू राजाओं, हिंदू रानियों से अनुमति लेकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को, नमक हराम, कृतघ्न और नीच व्यापारियों को भारत के शासक बताता है। यदि भारत में सच्चा धर्मनिष्ठ शासन हो जाए तो वो उनको मृत्युदंड देगा। अधम लोग ही ये कहेंगे। वो स्वयं कह रहे हैं कि हम आपकी अनुमति से व्यापार कर रहे हैं, देखिए साहब हमको ये आज्ञा प्राप्त है। आप कह रहे हैं कंपनी सरकार, तो आप कहेंगे कंपनी सरकार, कुछ लोग कहते थे, हाँ कहते थे, अभी उसको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी पहले मूल बात बता, या पहले इस बात की एक एक बात की सफाई ही देते चलें। तो कंपनी सरकार कहते थे, कौन लोग कहते थे, कौन लोग कहते थे? क्लाइव को गवर्नर जनरल किन लोगों ने कहा है? वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल किन अधम लोगों ने कहा है? ये आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए प्रयाग से ही, जहां से हमारी ये पुस्तक छपी है, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत, वहीं प्रयाग से एक दूसरे प्रकाशन से एक बहुत अच्छी पुस्तक छपी है, वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा, हिंदी में छपी है। पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, फिर वो हिंदी में भी छपी है ना। इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, क्लाइव को और वारेन हेस्टिंग्स को, दोनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता नामक जगह में अपनी कंपनी का गवर्नर बनाया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव कैसे आया था? 17 वर्षीय बेरोजगार छोकरा था जिसने तलवार चलाना और फिर कहा कि हमने कुछ बंदूक भी सीख ली है, ऐसा कह के आवेदन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके रिकॉर्ड है। और फिर कहा कि हमको छल कपट धोखाधड़ी सब आता है, और व्यापार में अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम गोली भी चलाएंगे, तलवार भी चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा कमा के देंगे। तो इस शर्त पर उसको नौकर रखा गया था। और अगर वो इंग्लैंड में रहता तो उसे कोई एक मामूली सिपाही बनना पड़ता, तलवारबाजी वगैरह करने वाला, तब तक तलवार ही थी, कोई तोप तो थी नहीं। लेकिन कंपनी चूंकि भारत में काफी मुनाफा कमा रही थी तो बड़ी तेजी से वहां भर्ती करती थी, उसके विज्ञापन देती थी। उसके विज्ञापन छपे हैं जिसमें या तो कमीशन लिया जाता था या कहा जाता था कि आपको यदि छल कपट डकैती झूठ ये सब करना मंजूर हो कंपनी के लिए तो आप भर्ती होइए, भारत में जाइए, आपको बहुत छूट मिलेगी लूट करने की, छिनैती करने की, डकैती करने की, और धन आप लीजिएगा तो कंपनी को दीजिएगा और थोड़ा आपको उसका मेहनताना मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, कुछ कमीशन भी मिलेगा। इस शर्त में वहां सैनिक अभियान होते थे, है ना। और ऐसी शर्त के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने वाले अंग्रेज बहुत गर्वित होते थे। आज शायद भारत में भी ये स्थिति हो गई हो, लेकिन 20वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक भारत में ऐसा कोई भी भद्र भारतीय नहीं था, भद्र हिंदू नहीं था कम से कम, जो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में गर्व के साथ ये बताए कि हम तो वहां जा रहे हैं जहां हमको झूठ बोलना पड़ेगा, छल फरेब करना पड़ेगा, डकैती छिनैती करनी पड़ेगी, और जा रहे हैं मजे करने। भारत में ये वातावरण नहीं था। वो लोग गर्व के साथ इस कंपनी में भर्ती होते थे और कह के आते थे कि फिक्र मत करो, हम वहां जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर बन के जा रहे हैं, वहां से लूटेंगे, छिनैती डकैती करेंगे, कंपनी को भी देंगे और वो जरूर हमको इनाम इकराम देंगे, पैसा भी देंगे। ऐसे करके आते थे। फिर यहाँ करते क्या थे,
यहाँ एक दूसरी कंपनियों को क्लाइव मैंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कैसे ठेला, पुर्तगालियों से कैसे लड़े, ये सब डच कंपनी को कैसे दिया, वो एक अलग विषय है। वो अभी का जो मुख्य अपना प्रवाह है उसमें बाधा हो जाएगा, है ना। क्लाइव ने क्या क्या किया उस पर भी ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे कि उसने सिराजुद्दौला ने जिन दरबारियों को निकाल बाहर किया था उनसे दोस्ती की, फिर उनके साथ साजिश रच के मुर्शिदाबाद का खजाना लूटा, यानी लूट डकैती। फिर एक अमीचंद है, उनको जालसाजी और धोखाधड़ी से चकमा देकर उनसे भी धन वसूल कर लिया। फिर सिराजुद्दौला के कब्जे से कंपनी का कोलकाता अड्डा, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कहा कि अरे तुमने तो व्यापार की अनुमति ली थी और अब ये क्या कर रहे हो, तुम तो मक्कार हो, बदमाश हो। तो उनके कब्जे से कोलकाता अड्डा वापस लेने की योजना बनाई और कहा कि नहीं नहीं, हम तो आपकी हर बात मानेंगे, नवाब से संधि कर ली, हुजूर हम आपकी सब शर्तें मानेंगे। और जब उन्होंने संधि मानकर उनको कोलकाता का जो उनका अपना अड्डा था कंपनी का वो दे दिया, तो उस संधि को तोड़ दिया। ऐसे नमक हराम कृतघ्न लोग, एक ऐसे देश में जहाँ कहते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई, वहां ये नराधम। जहाँ के व्यापारी 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक का रिकॉर्ड है, बहुत सारी पुस्तकों में ये रिकॉर्ड है, और स्वयं अंग्रेजों ने ये लिखा है, उनको भी वो रिपोर्ट मिलती थी, और भारतीय लोगों ने भी लिखा है कि यहाँ के संपन्न व्यापारी केवल ये सुनकर कि कल को हमको अंग्रेजी अदालत में जाके बयान देना पड़ेगा और वहां थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कागजी लिखा पढ़ी में ऐसे बोलो तो अपना पक्ष जीतेगा, ऐसे बड़े धनी धनी व्यापारियों को हार्ट फेल हो गया, हृदय आघात से वो मर गए, है झूठ बोलना पड़ेगा। हम तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा से उपार्जन करते हैं, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ कृपा करती हैं, हमने कभी कोई व्यापार में धोखाधड़ी नहीं की, हम नहीं करेंगे। तो कहा गया नहीं करोगे तो तुम्हारा सब लूट लिया जाएगा, वो जब्त कर लेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोले तो सारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, किसी और बदमाश को वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दे देंगे। ये सुनकर सदमे से जिनका हृदय आघात हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी उस समय के भारत में थे जिनका विवरण उपलब्ध है। तो भारत में ये था, और यहाँ इन कमीनों का ये था कि हाँ साहब हम आपसे आपकी सब शर्तें मानते हैं, फिर आपने ये दे दिया तो नहीं नहीं, वो सब संधि ऐसी नहीं थी, उसमें ये था, उसमें वो प्रावधान था, छल कपट नमक हरामी और कृतज्ञता, ऐसे नीच लोगों को जो भारत का शासक बताता है। उस समय के भारत का, जहाँ व्यापारी भी सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ थे, जहाँ क्षत्रिय प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करते थे, जहाँ के ब्राह्मण स्वाध्याय और धर्माचरण के लिए परम पवित्र तपस्वी के रूप में पूजित थे, ऐसे भारत का शासक इन नीच लुटेरे और कृतज्ञ लोगों को बताने वाला व्यक्ति हिंदू कितना अधम है, कितना पापी है, ये आप समझ लीजिए। फिर उसने क्या किया, कहा कि अच्छा ऐसे करिए कि आप आराम से बैठिए, हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमने कुछ गार्ड रखे हैं, रक्षक दल रखा है, उनसे हम लगान भी वसूल कर देंगे। तो ये नवाब लोग ज्यादातर विलासिता में उस समय फंसे थे, उसने कहा जाओ भाई कर। तो तय हुआ कि मुर्शिदाबाद और 24 परगना के इलाके से 30,000 पाउंड हम आपको लगान हर वर्ष दे देंगे, बाकी हमको करने दीजिए। फिर उस इलाके में उन्होंने भयंकर लूटपाट की, लाखों मतलब लाखों पाउंड की वसूली की, रुपया वसूल किए, जो पाउंड में लाखों पाउंड होता था, और फिर भी इनको 30,000 भी नहीं, है ना। इसी तरह की धोखाधड़ी करते हुए ये कितने बार इसने खजाने लूटे, कितने बार लोगों को धोखा दिया, वहां के नवाबों को, जागीरदारों को। और प्लासी में क्या हुआ था, यहाँ तो ऐसे अधम लोग हैं, कहते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, अरे बताइए नहीं, प्लासी में क्या हुआ था, एक जो मुस्लिम जागीरदार है उसके विरुद्ध दूसरे प्रतिस्पर्धी मुस्लिम जागीरदार को अपने साथ ले लिया, है ना। और फिर क्या किया, उसका साथ दिया, तो उसने, क्योंकि उसने कुछ दुराचरण भी किया था, वहां के जो जगत सेठ थे उनकी बहू के साथ कोई बदसलूकी की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको गद्दी से हटवाए देते हैं। तो उन्होंने ऐसे किया कि उसकी पूरी सेना पलट के इधर आ गई। तो जिस के पक्ष में, मीर जाफर के पक्ष में क्लाइव था, उधर वो सेना आ गई। तो लड़ाई तो किसमें हुई थी, लड़ाई दो मुसलमान जागीरदारों के बीच हुई है। बदला लेने के लिए जगत सेठ ने उसमें से एक जागीरदार की ओर से सेना को इधर कर दिया,
3 लोग कुल उस लड़ाई में थोड़ी सी तलवारबाजी से घायल हुए। और आप कहते हैं युद्ध हो गया, इसको युद्ध कहते हैं? नहीं, प्लासी का युद्ध। इतिहास की पुस्तक में पढ़ाया जाता है प्लासी का युद्ध 1757 में। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। अच्छा, लूट के माल के साथ जब क्लाइव गया भी तो वहां उस पर इतने आरोप लगे कि अंत में उसको कहा गया कि तुम ठग हो, तुम जालसाज हो, तुम छली हो, तुमने बहुत नीचता की है, तुम धोखाधड़ी भी करते रहे हो, तुम बहुत गए गुजरे हो। तो उसने कहा नहीं, हम इतना पाउंड देते हैं, हमको लॉर्ड बना दीजिए। तो लॉर्ड बनाने को उस समय के राज, वो इंग्लैंड के शासन की बात कभी आएगी तो बताएंगे, वहां रानी खुलेआम कमीशन के आधार पर कि जाओ डकैती करो, लूट करो, हम लॉर्ड बना देंगे, ऐसा शासन था। कोई भारतीयों जैसा शासन। लॉर्ड बना भी दिया तो भी बाकी लोग जो हैं वो भी उनको जलन थी, ये क्या है, ऐसे कैसे धन ले आया लूट से। तो उसकी पोल खोलते रहे, अंत में उसने हाथ की नस काट कर, नस काट दी, जिससे खून बहता रहा, वो मर गया। अपने पापों के लिए चारों तरफ जब शोर होने लगा, पापों का खुलासा होने पर ग्लानि के मारे क्लाइव को आत्महत्या करनी पड़ी। आप उसको भारत का गवर्नर जनरल बताते हैं। ईस्ट इंडिया कम एक भारत में उस समय इतने बड़े बड़े व्यापारी थे, जगत सेठ लोग थे, जिनकी एक हुंडी से सारी ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदी जा सकती थी। ऐसे महान, श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ, सदाचारी व्यापारियों के बीच एक इस लुच्चे लफंगे को आप भारत का गवर्नर जनरल बताते हैं? आप कितने गए थे? मर गया। वारेन हेस्टिंग्स आया। वारेन हेस्टिंग्स भी क्लर्क बनकर आया था 18 साल की उम्र में। 3 साल तक उसने कोलकाता में आकर ट्रेनिंग ली। इसके बाद क्या किया, फिर उसने ऐसी घपलेबाजियां शुरू की कि सिराजुद्दौला ने उसको बंदी बना लिया, वारेन हेस्टिंग्स को। फिर कुछ वो कंपनी से संधि हुई, उन्होंने माफी वाफी मांगी तो कई बंदी छोड़ दिए गए। तो हेस्टिंग्स भी जो है छोड़ दिया गया, तो भाग के फुलटा चला गया। फिर बंगाल में दलालों के जरिए उसने लकड़ी का कारोबार किया और बड़ी रकम इकट्ठा की और फिर इंग्लैंड चला गया। 5 साल तक वो जो लकड़ी के कारोबार की दलाली से पैसा इकट्ठा किया था, उससे ऐश करने के बाद फिर कंपनी का कहा कि हम इस बार बड़ी निष्ठा से सेवा करेंगे, आपको और ज्यादा रकम देंगे। तो कंपनी का पहले क्लर्क था, अब छोटा मोटा एक अफसर बनकर भारत आया। और 1772 ईस्वी में कंपनी के कारोबार को देखने के लिए उसने कहा कि हम बंगाल में कंपनी का गवर्नर का काम अच्छे से संभालेंगे। तो उन्होंने बना दिया भाई। तय होता था, जैसे आजकल भी जब चला है, मल्टीनेशनल कंपनी भी आपको पैकेज देती है, उसके एवज में आप इतना प्रोडक्शन, इतना कंपनी को लाभ दीजिए। तो ये वही क्या है। अब उसने जो करतूतें की यहाँ, उस पर उसके विस्तार में न जाके सीधे इंग्लैंड की संसद में उस पर जो अभियोग लगाए गए उनका वर्णन कर देते हैं। इंग्लैंड की संसद में उस पर आरोप लगाए गए और इंग्लैंड के एक प्रख्यात अधिवक्ता, लेखक और सांसद थे एडमंड बर्क। उन्होंने 13 जनवरी 1788 पर उस पर जो अभियोग पत्र दाखिल किया, वो 8 वर्षों तक लगातार मुकदमा चलता रहा और लगातार एडमंड बर्क प्रमाण देते रहे। अंत में ये लगा कि हेस्टिंग्स को मृत्युदंड दिया जाएगा, तो उसने समर्पण कर दिया, अदालत के सामने समर्पण कर दिया और कहा कि ये सब अपराध सही है, पर मैंने कंपनी में जो किया था उससे इंग्लैंड में धन बढ़ा है, समृद्धि बढ़ी है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसके बाद उसको उन्होंने पैसे लेके, जुर्माना देके, यानी भारी जुर्माना लेकर क्षमा कर दिया, लेकिन मृत्युदंड के किनारे चला गया था। उस पर 121 तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, इसके अतिरिक्त बहुत से आरोप लगाए थे, लगभग 75 और आरोप थे, लेकिन 121 गंभीर आरोप थे। किसने किसने आरोप लगाए थे? एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने किस पर आरोप लगाए थे? वारेन हेस्टिंग्स पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधक पर, जिसे वो गवर्नर जनरल, महाप्रबंधक कहते हैं। बंगाल का, भारत का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का महाप्रबंधक, कंपनी का प्रबंधक वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में कोई खास सम्मान प्राप्त नहीं थी। अभी भी आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़िए तो इसका बहुत ही हल्के से उल्लेख करें। उस कंपनी के एक मैनेजर पर अभियोग किसने लगाया? वहां के सांसद ने,
जो बहुत बड़े एडवोकेट माने जाते थे और बहुत बड़े लेखक भी। एडमंड बर्क नामक अधिवक्ता, सांसद और लेखक ने इंग्लैंड की संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? 121 में से केवल 8 या 10 आरोप आपको पढ़कर सुनाते हैं, तो पता चलेगा कि जिस समय आप ये कहते हैं कि ये लोग भारत के शासक हैं, उस समय आप करते क्या हैं, आप कितने अधम कार्य कर रहे होते हैं, इसका ये प्रमाण है। पहले बहुत सारे आरोप हैं। एडमंड बर्क ने अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके कहा, श्रीमान, कंपनी को मुगल राजाओं से कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे, जिनके द्वारा 1765 ईस्वी में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का काम करते हुए कंपनी के जिन अफसरों ने गैर कानूनी ढंग से उन्हें न दिए गए अधिकार भी अपने मानकर मनमानी की, उन कंपनी के छोटे छोटे अफसरों, गैर कानूनी काम करने वाले अपराधी किस्म के अफसरों में सबसे प्रमुख है वारेन हेस्टिंग्स। पहले तो इसको जितने बड़े इलाके में कहा गया था कि तुम लगान वसूल कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, जबरन उससे बड़े इलाके में फैल गया और डकैती भी की। फिर तर्क दे दिया कि यहाँ बहुत से डकैत पहले से हैं, इनसे अपनी रक्षा के लिए हम सशस्त्र रक्षक दल चाहिए। इसके लिए इसने अनुमति ली, मुगल राजाओं से अनुमति ली, नवाबों से। फिर कुछ अन्य राजाओं से भी अनुमति ली कि आपके इलाके में हम आते हैं तो डाकू लोग हमारे व्यापारियों को, चूंकि व्यापारियों का भारत में बहुत सम्मान था, भारत के राजा और भारत के गृहस्थ लोग व्यापारियों का, उनको महाजन ही कहते हैं, बहुत सम्मान करते थे। तो ये भी व्यापारी बनकर आए तो साहब हमको लूट लेते हैं, तो थोड़े से गार्ड रख लें। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, रख लो। राजाओं से इस तरह है अनुमति लेकर इन्होंने सैनिक टुकड़ियां रख ली। फिर कहा कि ऐसा है कि आप कहाँ आपके पास लाएं उनको पकड़ के, जो डकैत आदि हैं, और फिर आप उनको सजा दें, आप इस झंझट से बरी रहें, हमारे जो हमारे लोगों को लूटते हैं उन पर हम ही मुकदमा चला के सजा दे दें। अब उस समय राज्य शासन थोड़ा ढीला था, आपस में मुसलमान और हिंदू राजा बहुत लड़ रहे थे। मुसलमान नवाब प्राय अय्याश थे और कुछ हिंदू राजा भी ऐसे ही हो गए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा अपराध कर रहा है, तुम ही सजा दे, तो अनुमति दे दी। तब इन्होंने क्या किया, जो उस इलाके के अच्छे लोग होते थे उनको कह देते थे कि यही डकैत है और उस पर झूठा मुकदमा चलाते थे। एडमंड बर्क ने पहला आरोप ये लगाया कि इसने इनको व्यापारी मानकर, इन पर विश्वास करके, इनको लूटने वाले डकैतों को यही सजा दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी कंपनी की पंचायत कर लो, क्योंकि शिष्ट परिषद जैसे होती थी ऐसी बहुत से संघ होते थे, निगम होते थे। भारत में परंपरा से व्यापारियों के निगम और संघ विशाल रहे हैं, जो राजाओं को भी ऋण देते थे, सब इतिहास में अंकित है। तो चूंकि व्यापारी निगम और श्रेणियां और संघ स्वयं अपने फैसले लेते थे, तो उस परंपरा का ध्यान रखकर इनको भी एक व्यापारिक संघ, एक निगम, एक श्रेणी मानकर हिंदू राजाओं ने अनुमति दे दी, और मुसलमानों ने भी थे तो भारत में ही, तो इन्होंने कहा भाई यहाँ ऐसा है, चलन है, इनको अनुमति दे दी। तब इन्होंने क्या किया, अगला आरोप है एडमंड बर्क का कि श्रीमान, मैंने कंपनी के कागजातों को अच्छी तरह से देखा है और पाया है कि ये कंपनी व्यापार का केवल स्वांग करती है, परंतु इसके काम करने के सारे तरीके राजनीतिक कब्जे वाले, जबकि इंग्लैंड से इसे कभी भी नहीं कहा गया था कि तुम वहां राजनीतिक कब्जा पाने की कोशिश करो। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स जैसे अपराधियों ने अपने दायरे से बाहर जाकर अपराध किए। फिर इसने बहुत सारे अवैध तरीके अपनाए, अगला अभियोग है। फिर कहा है कि व्यापारी व्यक्तियों का एक समूह थी, वो वहां अपने को अंग्रेज अधिकारी बताने लगी, ब्रिटिश शासन का अंग बताने लगी, जो स्वयं में एक राजद्रोह है, क्योंकि ये कभी भी ब्रिटिश शासन के अंग नहीं थे। और वहां कंपनी के कर्मचारी बनकर गए थे, नौकरी करने गए थे, और कहने लगे कि हम ब्रिटिश शासन के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह राजनीतिक कब्जे करने लगे। और फिर बहुत सारे अत्याचार किए, अमानवीय व्यवहार किए, और इन सब का मुख्य सरगना वारेन हेस्टिंग्स है। इसने तथाकथित अदालतें रखी जिनमें जो लोग कानून का एबीसी भी नहीं जानते थे उनको जज बना दिया, और जैसा चाहा
अच्छे से अच्छे भद्र लोगों को उसके कह दिया कि साहब अब उस समय राजाओं की शिथिलता है कि वो जाते ही नहीं थे, अच्छा वहां कुछ होगा, इनका आपस का झगड़ा होगा। बहुत सारे सदाचारी श्रेष्ठ लोगों को मृत्युदंड दे दिया या और सजाएं दे दी या उनकी संपत्ति छीन दी। अगला आरोप है, श्रीमन एडमंड बर्ग कह रहे हैं अध्यक्ष को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अध्यक्ष को, कि श्रीमन हेस्टिंग्स 14 वर्ष तक कंपनी का अफसर बनकर यही सब अपराध करता रहा और जासूसों का, भेदियों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया और बहुत बड़े पैमाने पर व्यभिचार को बढ़ावा दिया, सेक्स संबंधी अपराधों को बढ़ावा दिया। और जहां भी जो इसके अपने अधीनस्थ लोग व्यभिचार करते थे उनको कभी रोकने की कोशिश की, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि इसके अधीन ये सब व्यभिचार चल रहा था। तो धूर्तता, अपराध और व्यभिचारों की एक मिली जुली संस्था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया और इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां ऐसा आचरण है कि हम अंग्रेजों को लज्जा के शर्म के दलदल में धंसना पड़ता है उसकी सुनते ही। भारतीयों के सामने हम मुंह दिखाने लायक नहीं। कंपनी के ये व्यापारी और किरानी व्यापार धंधे का काम करने की जगह कोशिश करने लगे कि लूटपाट करें। इन्होंने भारत में ऐसे लोगों को अपने सहयोगी चुना जो अत्यंत निर्मम और धूर्त थे। ये एडमंड बर्ग इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगा रहे हैं और कंपनी पर। इन्होंने ऐसे व्यापारियों से विशेष संबंध बनाया जो इंग्लैंड के बारे में पूरी खबर रखते थे और कंपनी की हर हलचल की जानकारी रखते थे, और फिर उनसे साठ गांठ कर इन्होंने खूब धन कमाया और भारत में बिना ब्रिटिश शासन की अनुमति के स्वयं को शासक कहने लगे। जिन दलालों के माध्यम से ये घूस लेते थे उन्हीं को अदालतों में गवाह बनाकर जिसे चाहते थे उसे दंडित कर देते थे। फिर अपने जो भारतीय कर्मचारी हैं उनसे कहते थे कि रोजनामचे लिखो, हमारी कंपनी में ये नियम है, और उस रोजनामचे में कहते थे सारी बातें लिखो। फिर उसमें से भेद पकड़ लेते थे और फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। व्यक्तिगत बातें लिखने की का आग्रह रखते थे और व्यक्तिगत बातों का गलत इस्तेमाल करते थे। फिर इन्होंने हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों के कागजातों की चोरी की और उसकी जगह जाली कागजात रख दिए, तो बहुत सारे दस्तावेजों को बदला। ये कौन आरोप लगा रहा है? ब्रिटिश सांसद, लेखक और एडवोकेट एडमंड बर्ग। कहां आरोप लगा रहे हैं? इंग्लैंड की संसद में प्रमाण के साथ, जो अपनी निष्ठा और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे एडमंड बर्ग ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि इसने जाली दस्तावेज रख के भारतीय राजाओं के दस्तावेजों को बदला और बहुत सारे दस्तावेज चुराकर नष्ट कर दिए, और फिर कुछ भी कहने लगा कि आपके कागजात में ये है, आप हमारे देनदार हैं, ऐसे जाली जाल बिछाए और इस तरह के हथकंडे अपनाए कि अधिकांश हिंदू लोग कांपने लगे। ये एडमंड बर्ग का आरोप है कि इसके दुराग्रहों और नीचताओं के कारण और जो भेदियों और अपराधियों की एक पूरी मंडली बनाकर इसने काम किया, उनके द्वारा जो अत्याचार कराता था, उससे साधारण हिंदू कंपनी के आतंक से कांपने लगे। इसके लिए उन्होंने नाम दिया कत्तू बाबू, गोविंद सिंह। ये बड़े प्रतिष्ठित लोग थे पहले, लेकिन फिर इसने इनको ब्लैकमेलर बना दिया और फुसलाया, ब्लैकमेल करके इनको अपराध के लिए तैयार किया। और गंगा गोविंद सिंह से मिलकर हेस्टिंग्स ने बहुत गंदे काम किए जिनके बारे में इंग्लैंड में चर्चा हुई और फिर कहा कि ये तो बहुत ही शर्मनाक काम किया, है ना। फिर उन्होंने कहा कि श्रीमन आप सभी जानते, हम सब जानते हैं कि भारत के हिंदुओं में दो गुण हैं। एक तो वे उनमें शक्ति और दृढ़ता है, और दूसरा है उनका उच्चतम नैतिक आचरण और सुसभ्य व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स ने कोशिश की कि हिंदुओं के ये गुण नष्ट हो जाएं, न तो उनमें धैर्य रहे, न शक्ति रहे, न दृढ़ता रहे और न नैतिकता रहे। उनको नीच बनाने की योजना पूर्वक कोशिश की। ये बंगाल के नवाब मीर जाफर के दरबार में कंपनी का रेजिडेंट था। फिर इसने मीर जाफर के परिवार के सबसे चलते पुर्जे और भयंकर व्यक्ति कासिम अली खां को पटाया और नवाब को सिंहासन से उतारकर उसे मार डाला। कासिम अली खां से वारेन हेस्टिंग्स ने केवल छल कपट दुराचरण सीखा। बंगाल में अदालत के नाम से वारेन हेस्टिंग्स नाटक चलाता था। वहां
जाली दस्तावेज रच के जो लोग कुछ भी कानून पढ़े नहीं थे, उनको कह दिया जाता था कि ये वकालत पास है और ये वकील है, और जो कुछ भी कानून नहीं जानते थे उनको कह देता था कि ये जज है। उसने कहा, उन्होंने एडमंड बर्क ने कहा, श्रीमान, मैंने इन कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज जांचे हैं और ये झूठी अदालतें बैठाता था जिसमें वारन हेस्टिंग्स के लोग ही गवाह बनते थे और मुकदमे का स्वांग रचकर सच्चे और प्रतिष्ठित लोगों को दंड दे देते थे, झूठ के पक्ष में फैसले दिए जाते थे। इसके लिए एडमंड बर्क ने 20 से अधिक उदाहरण इंग्लैंड की संसद में दिए और कहा कि ये तो अपराधों का, हत्याओं का, लूट का एक पूरा तंत्र बिछा चुका है। घूस और हत्याओं के जरिए कंपनी का कारोबार बढ़ाया गया और व्यभिचारी और अत्याचारी लोगों की मदद की गई। यहां तक कि शहजादा मीरन को 3 जुलाई 1762 को पल भर में धोखे से मार डाला गया और घोषित किया गया कि वो आकाश की बिजली गिरने से मर गया। इस कदर का झूठ के लोग बोलते थे। फिर एडमंड बर्क ने कहा कि वो फूल की तरह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता नौजवान था, बड़ा निडर और परिश्रमी था और उसे तंबू में सोते समय योजना पूर्वक मार डाला गया और कह दिया गया कि बिजली गिरने से मर गया। इस तरह की हत्याएं ये करके हिंदुओं में भय और आतंक, हिंदू मुसलमानों सब में भय और आतंक फैलाते थे। इन्होंने लोगों की जमीनें लूटी, फिर धनी लोगों का धन हड़प लिया और उस जाली दस्तावेज रचकर। बंगाल का उस समय एक अत्यंत धनी व्यक्ति जगत सेठ था जो बड़े बड़े बैंकों का बड़ा कारोबार करता था, जैसा कारोबार उस समय संसार के किसी और व्यापारी का नहीं था। ये कौन कह रहे हैं? एडमंड बर्क। कहाँ कह रहे हैं? इंग्लैंड की संसद में, कि ऐसे ऐसे व्यापारी वहां थे। उसका व्यापारिक संबंध संपूर्ण एशिया से था और इंग्लैंड से भी था। कंपनी ने जगत सेठ से कहा कि हम भी आपकी तरह साख वाले हैं और एक बहुत बड़ी धनराशि ब्याज पर कर्जे पर ली कि हम आप उनको कर्जा दे दें। बाद में वो कर्जा कभी नहीं चुकाया। जगत सेठ की फर्म ही बंगाल में चांदी की खरीद करती थी और उसकी कृपा से ही मुर्शिदाबाद में एक टकसाल खोलना संभव हुआ है। कंपनी की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, कहते हैं ना कंपनी ने टकसाल खोला, कंपनी ने ये किया। जगत सेठ की कृपा से टकसाल खुली। जगत सेठ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे और नियमित रूप से मालगुजारी का निर्धारित भाग जमा करते थे। उनके पास अतुल संपत्ति थी और उनका कारोबार बैंक ऑफ इंग्लैंड के बराबर था। कंपनी के लोगों ने जगत सेठ सहित पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान के सभी प्रमुख लोगों की हत्या कर दी और उनके खजाने लूटे तथा भारत के देशद्रोहियों की सहायता से अपनी घृणित कमाई की। कंपनी ने ऐसे लोगों को भी बाद में सताया और गिरफ्तार करके रखा तथा झूठा मुकदमा चलाकर सजा सुनाई और बहुतों की तो हत्या करा दी। कई बार ऐसे लोगों की भी हत्या कराई जिन्होंने कभी कंपनी की मदद की थी, जैसे बिहार के रामऋण नामक व्यक्ति हैं जिन पर एडमंड बर्क ने बड़े विस्तार से इंग्लैंड की संसद में प्रकाश डाला और ये बताया कि इसने उनकी भी हत्या कर दी। और व्यापार के लिए अनोखी अनोखी शर्तें नवाबों से लिखवा लेता था, जैसे कासिम अली खान से विचित्र शर्तों के साथ व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो मूलतः वो लोग नवाब नहीं थे। किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति को जो उनके परिवार का सबसे गया गुजरा हो उसको कहते थे हम नवाब बना देंगे, तुम हमको कागज लिख के दे दो, और मनमानी करने का की छूट ले लेते थे। ऐसा एक बार करने पर एक इलाके में अचानक आक्रोश फैला। तब कंपनी के 300 लोगों का पटना में, बिहार में, उस समय बिहार भी बंगाल का ही कंपनी के हिसाब से अंग था, तो पटना में बिहार के लोगों ने 300 कंपनी कर्मचारियों का कत्ल कर डाला, उनकी बोटी बोटी काट डाली और कुएं में धकेल दिया। तो एडमंड बर्क ने कहा कि इन लोगों ने वहां हल्ला किया कि देखिए साहब, वहां अंग्रेजों की हत्या की जा रही है, वहां कंपनी के लोगों की हत्या की जा रही है। एडमंड बर्क ने कहा कि इन हत्याओं के लिए ये वारेन हेस्टिंग्स स्वयं जिम्मेदार है, जिन्होंने हत्या की वो जिम्मेदार नहीं। फिर ये लोग व्यापारिक गद्दियों को छीनने लगे और उनकी नीलामी करने लगे। बड़े बड़े व्यापारियों की गद्दियां छीनकर उनकी नीलामी बोलते थे और जो अकेले में कहे कि हम आपको इतना घूस देंगे, उसके पक्ष में गद्दियों की नीलामी की जाने लगी। तो एडमंड बर्क ने आरोप लगाया कि इन नीलामियों में खुलेआम पक्षपात किया गया। उसमें कई उदाहरण दिया, जिसमें से एक उदाहरण यह है कि राजा नंद कुमार की बोली कलकत्ते में सबसे ऊंची थी, लेकिन अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां से
2,20,000 पाउंड की रिश्वत लेकर बोली उसके मोहम्मद रजा खान, जो कि नायब सूबेदार था, उसके हक में कर। और फिर बताया कि घूसखोरी और पक्षपात का तो कहीं कोई अंत ही नहीं था। ये इनकी स्थिति है। घूसखोरी, छल, लूटपाट और अपहरण के बहुत सारे किस्से एडमंड बर्क ने किए और कहा कि ये वारेन हेस्टिंग्स इसके पक्ष में तर्क ये देता है कि वो कंपनी के लोग वो भारत के लोग कोई जनगण नहीं, वो तो गुलाम हैं और उनके साथ तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो कोई मनुष्य है, हम कोई हमारे इंग्लैंड के मनुष्यों की तरह नहीं है, इसलिए उनके साथ अगर हम ये छल कपट छल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो एडमंड बर्क ने कहा कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सुशासन रहा है, वहाँ बड़े बड़े धर्म शास्त्र हैं, राजनीति के शास्त्र हैं और वहाँ सुशासन का पूरा शास्त्र है। ये झूठ बोल रहा है कि वहाँ के लोग अव्यवस्थित हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, उनको लूटा जा सकता है। इसने कहा कि वारेन हेस्टिंग ने योजना पूर्वक हिंदू और मुसलमानों का युद्ध छेड़ के गृह युद्ध छेड़ दिया इंग्लैंड में। क्षमा कीजिए, इसने वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदू और मुसलमानों के बीच युद्ध करवाकर बंगाल में गृह युद्ध छेड़ दिया। इसका भी अपराधी है, ये इस पर आरोप है कि इसने हिंदू मुसलमानों को कंपनी के इशारे पर लड़वाया आपस में, ताकि यहाँ सिविल वार चल जाए, गृह युद्ध छेड़ दिया। और बलात्कार, हत्या, छल, अपहरण और घूसखोरी, इसका पूरा अंतहीन विस्तार कर दिया। ऊपर से ये तर्क देता है कि भारत के जनगण जो हैं वो कंपनी के लोगों की तरह नहीं है, इसलिए मैंने वहां उन नियमों से शासन किया जिससे कंपनी का कारोबार बढ़े। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो झूठ बोल रहा है, भारत इंग्लैंड के राज्य के अधीन नहीं है और वहां भारतीय शासन के जो नियम हैं उनसे ही शासन चलते हैं और वहां बहुत अधिक इस विषय में नियम है। और ये बहुत झूठ बोल रहा है कि वहां के लोग अव्यवस्थित और जंगली। ये बहुत लंबा है, हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। फिर उसने ये भी तर्क दिया कि अरे भारत की तो क्या बात है, यहाँ तो तैमूर लंग ने बहुत लूट की थी, चंगेज खान ने बहुत लूट की थी, तो कंपनी भी लूट रही, तो क्या बात है। तो एडमंड बर्क ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, चंगेज खां के नियम मैंने पढ़े हैं, वो बहुत ही पवित्र, निष्पक्ष और अच्छे सिद्धांत हैं, व्यवस्थित सिद्धांत। और फिर उसने उनके ट्रांसलेटेड माने उनके अनुदित अंशों को अंग्रेजी में पढ़ा कि देखिए यहाँ तो चंगेज खां का शासन तो इस तरह से न्यायप्रिय शासन था और ये लोग झूठ उड़ा रहे हैं कि चंगेज खां ने मनमानी की, है ना। वो तो सत्य, सदाचार, ज्ञान, प्रजा का हित, दया, क्षमा, वार्तालाप, नीति, धर्म और मैत्री पर आधारित व्यवस्था थी चंगेज खां की। फिर उन्होंने कहा कि श्रीमान हम आपके समक्ष खड़ा ये अभियुक्त वारेन हेस्टिंग्स अपने मनमाने आचरण को अपना अधिकार बताता है। यह हर प्रकार से दंडनीय अपराधी है। इसे जंजीर से बांधकर नाक कान काट कर आंखें निकालने के बाद अंत में इसका सिर काटा जाए, ऐसा इसने अपराध किया है। जंजीर में बांधकर नाक कान काट कर आंखें निकाल कर उसके बाद इसका सिर काटा जाए, ऐसी सजा इसको दी जाए जैसा कि वहां अपने एक सूबेदार को मुगल बादशाह ने सजा दी थी, क्योंकि ये तो ऐसे कहता है ना कि वहां तो हम वहीं के नियमों से चलेंगे, तो वस्तुतः इसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए, पर मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा कहा। एडमंड बर्क ने कहा कि चाहिए तो इसके ये सजा इसके अनुसार, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन इसने दंडनीय अपराध किए हैं और इसे दंड तो अवश्य दिया जाना है। फिर वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि हमको तो हिंदू कानूनों ने ये सिखाया है, हिंदुस्तान में हिंदू कानून ऐसे ही है, मनमानी, पक्षपात, ऊंच नीच का भेदभाव, ब्राह्मण को सब छूट है और कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा ये झूठ बोलता है, हिंदू वर्ण व्यवस्था, हिंदू शास्त्र व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जहां तक हिंदू कानून की बात है, वह हिंदू धर्म शास्त्रों पर निर्भर है। उसमें वर्णित कानून ऐसे हैं जिनके पालन से प्रत्येक राज्य उन्नत और प्रसिद्ध हो सकता है और सबको आनंद का अनुभव हो सकता है, उनका पालन करने योग्य है, ऐसे उनके सिद्धांत हैं। और ये अपराधी जो है झूठ बोल रहा है कि वहां मनमानी। फिर उन्होंने कहा कि श्रीमन ये इस तरह से अपना पक्ष रख रहा है, अपनी डिफेंस रच रहा है, अपने पाप में अपराधों को सही ठहरा रहा है, इसका मतलब ये बदमाश बाद में फिर यही अपराध करेगा, इसलिए इसको कठोर दंड दिया जाए और इसका सब धन छीन लिया जाए, नहीं तो वहां जाएगा चाहे जिसका धन छीन लेगा, उत्पात, अत्याचार और आतंक
जारी रखेगा। फिर इसने हेस्टिंग्स ने अगला तर्क यह दिया कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति था, एक स्कूली लड़का था, मैं तो जानता ही नहीं था कि वहां क्या करूं, तो मैं इंग्लैंड के कानून थोड़ी पढ़े था, तो मैंने इंग्लैंड के कानून का पालन नहीं किया। मैंने वहां जो देखा कि लूटपाट होती है, मनमानी होती है, जंगली नियम है, तो हमने वही किया। फिर उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है। माना कि ये इसने किसी स्कूल, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं पाई थी, माना कि ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये भारत के विषय में झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, ईसाई धर्म में ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है कि आप केवल अत्याचार करने के अधिकारी हैं इसलिए कि आप ईसाई हो गए हैं। ये झूठा और चालाक व्यक्ति है, इससे सावधान रहना चाहिए। इसको दंड दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लंबे हैं। देवी सिंह से लगान की दरें और नजराने की रकम बढ़ा दी, जमींदारों को कैसे मारा, काटा, छल किया, सस्ते दामों में खरीद के फिर महंगे दाम में वही जमीन बेची, जमीनें हथियाकर, जमीनों को टुकड़ों में बेचकर हजारों पाउंड प्रति वर्ष मुनाफा कमाया और वहां के किसानों को कर्जदार बना दिया, बड़े विस्तार से। और फिर खुद ही जब शिकायत होती थी तो तथाकथित जांच कमेटी बैठाता था, फिर उसकी जांच करता था, उन्हीं अनपढ़ बदमाश अपराधी किस्म के लोगों को जज बनाकर और वकील बनाकर और मनमानी सजाएं देता है। तो इसने निचतम लोगों को साथ लेकर वहां बहुत अपराध किए हैं। हत्यारा, अत्याचारी, अपहरणकर्ता और अपराधी है ये, और इसने ऐसे ही लोगों को साथ लिया है। इसने बहुत सारी कंपनी अफसरों से भी घूस ली, उसका प्रमाण वर्ग ने दिया। दिनाजपुर के राजा की जमीन के बारे में झूठी गवाही दे दी कि वे जमीनें किसी के अधिकार में नहीं है, जबकि वो राजा की जमीन थी। कहीं की भी जमीन हड़प लेता था और कहता था कि ये किसी की जमीन नहीं है, इसलिए कंपनी की जमीन है। और एक का उन्होंने उदाहरण दिया कि दिनाजपुर के राजा से पहले तो इसने 40,000 पाउंड की घूस ली कि हम आपकी जमीन आपको वापस दिला देंगे, फिर वो जमीन की उनको नहीं। इसने बंगाल की विधवाओं और अनाथों को भयंकर रूप से लूटा। ये घोरतम अपराधों का दोषी है और असभ्यतम व्यवहार का अपराधी, यह विश्वासघात का अपराधी है। इसने भारत के नागरिकों के साथ और इंग्लैंड के संसद सदस्यों के साथ विश्वासघात किया है। इसने ब्रिटेन के राष्ट्रीय चरित्र को कलंकित किया है। यह अपराधी है और इसे अपराधी घोषित करता हूं, एडमंड बर्क ने कहा, मैं इसे अपराधी घोषित करता हूं। मैं इसे भारत के निवासियों के नाम पर, ये एडमंड बर्क के शब्द हैं, श्रीमन, मैं वारेन हेस्टिंग्स को भारत के निवासियों के नाम पर अपराधी घोषित करता हूं। इसने भारत के लोगों के कानून, अधिकारों और नागरिक अधिकारों का हनन किया है और उनकी संपत्ति नष्ट की है और उनके क्षेत्र को नष्ट किया है। घूसखोरी, छल, हत्या और अपहरण को बढ़ावा देने का अपराधी यह व्यक्ति कठोरतम दंड का पात्र है। इसने बिना अधिकार के नाबालिगों, विधवाओं और अनाथों की जमीनें छीनी, उन्हें लूटा, घूस ली, नाबालिग राजा के परिवार को और औरतों को क्रूरतापूर्वक सताया, कई जगह हत्याएं की, किसानों के घर जला दिए, फसलें छीनी, बुरी तरह तंग किया और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार और दुराचरण किया। इसलिए यह अपराधी है। ये मानव भारत के नाम पर अपराधी है, भारत के लोगों का अपराधी है, मानव प्रकृति के नाम पर अपराधी है और इंग्लैंड का अपराधी है। इसे दंड दिया जाए। ऐसा व्यक्ति जिसे इंग्लैंड की संसद अपराधी घोषित कर रही है, उसे जो लोग भारत का गवर्नर जनरल पढ़ाते हैं, जो कि एक कंपनी का कर्मचारी है, अफसर है, तो वो कितने अधम हैं। और जिसे इंग्लैंड की संसद बता रही है कि तुम्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लोग कंपनी सरकार कहते हैं भारत में, वो कितने अधम हैं, कितने झूठे हैं, कितने गए गुजरे हैं। इंग्लैंड वो कितना भारत की निंदा करने को बेचैन है कि उन्होंने कह दिया हम कंपनी के भी गुलाम। कुछ लोगों ने कह दिया कि कंपनी का भारत में शासन था और वो कह रहे हैं कि ये कंपनी तो नवाबों और राजाओं की अधीनस्थ थी। और हम देख रहे हैं कि मजबूरी में इनको फिल्मों में भी दिखाना पड़ रहा है। बहादुर शाह जफर के ऊपर जो मुकदमा चला, उसमें इन्हें स्वयं कहना पड़ा कि हमको बहादुर शाह जफर ने अनुमति दी थी, इससे अनेक राजाओं ने अनुमति दी थी। इंग्लैंड में भी इन्होंने कहा कि हमको तो व्यापार की अनुमति भारत के फलाने राजा ने दी थी, रानी ने दी थी, मुगल जागीरदार ने। जो कंपनी
अपने देश की संसद में और अपने देश के शासन में अपने को भारत के राजाओं, भारत के नवाबों और भारत की रानियों से अलग अलग इलाके में व्यापार की अनुमति प्राप्त कागजात दिखा रहा है और बता रहा है कि हम तो भाई वहां व्यापार कर रहे हैं। भले यहाँ छल कर रहा है लेकिन वहां सफाई दे रहा है और उस पर अभियोग लग रहे हैं कि नहीं तुम व्यापार नहीं कुछ और कर रहे हो। ऐसे नीच और दुराचारियों को भारत का शासक बताने वाले लोग किस स्तर के लोग हैं, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो 1858 में वास्तव में ब्रिटिश शासन आया है वो कितने भाग में रहा, उसका भारत के राजाओं से क्या संबंध स्वयं उनके रिकॉर्ड के अनुसार, इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जब इंग्लैंड वाली चर्चा पूरी हो जाएगी 2 या 3 व्याख्यान में, तब अपन मुस्लिम काल पर जाएंगे और एक एक काल के सत्य को इस तरह दिखा देंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि भारत को गुलाम बताने की यह बात 1947 के आसपास विशेषकर जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने रची है। इसके पहले इसको कोई गुलाम नहीं कहता था, अचानक गुलाम कहना शुरू किया गया। 1925 तक तो भारत को कोई गुलाम ना अंग्रेज कहते थे ना भारतीय कहते थे। इस पर आगे चर्चा करेंगे। अचानक कैसे भारत को गुलाम कहना किन लोगों ने शुरू किया, वो कैसे लोग हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अभी आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारियों की बात की जो कि लिपिक थे, लिपिक से छोटे मोटे अफसर बने थे और जो भारत के राजाओं, नवाबों और रानियों के अधीनस्थ उनकी अनुमति से छोटे मोटे व्यापार की अनुमति लेकर लूट डकैती छिनैती कर रहे थे। तो उसको वही कहिए ना भाई कि लुटेरे थे, डकैत थे, छिनैत थे, दगाबाज थे, कृतज्ञ थे, नमक हराम थे, नीच थे। नहीं, भारत के शासक कहते हैं। आपका कौन सा भारत है, आप किस भारत के निवासी हैं और आप कितने गए गुजरे हैं कि आप ऐसे लोगों को भारत का शासक बताते हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम को देख कर के सुन कर के गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के मन में जो संशय होंगे भारत के बारे में वो निश्चित ही वो दूर हुए होंगे और दूर होने चाहिए। और इसीलिए एक श्रृंखला हमारी जितनी आज तक की श्रृंखलाएं हुई हैं उनमें एक जो महत्वपूर्ण स्थान कुछ श्रृंखलाएं रखती हैं। जैसे केडिया दीदी ने जब किया था काम पतन विकृति या पुरुषार्थ या वैश्विक महाशक्ति बनने की जो भारत की संभावनाएं हैं यूरो अमेरिकन संदर्भ में, और एक श्रृंखला जो आपने बनावटी मुसलमान के बारे में की थी। इसके अलावा महाभारत और श्रीमद भगवत गीता की श्रृंखला, श्रीमद भगवत गीता की श्रृंखला पूरी हो चुकी है, महाभारत की लगातार चलेगी, अभी बहुत लंबा चलने वाली है। उसी क्रम में ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला सिद्ध होने वाली है क्योंकि भारत के इतिहास को एग्जैक्टली तथ्यों के साथ में, प्रामाणिक तथ्यों के साथ में ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। ये केवल यूं कहने वाली बात नहीं है कि हमने ऐसा किया और भगवा झंडा बहुत ऊंचा कर दिया। प्रामाणिक तथ्य, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो आपके समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए, जो रिटन है, अभिलेखागारों में जो रखी हुई है, जहां जाकर के आप उसको उसका चेक कर सकते हैं। फैक्ट चेक आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो कर सकते हैं। इसलिए इस श्रृंखला को अधिकाधिक तरीके से देखना, समझना और पूरी चेतना के साथ में इसको अनुभव करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी इस श्रृंखला के सूत्रपात करने के लिए और इसकी ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद दूंगा। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, इसे विमर्श का हिस्सा बनाएं। जम्मू टॉक्स के जितने वीडियोस हैं इन्हें विमर्श का भाग बनाएं, ये बहुत आवश्यक है। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।